SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक मरतबा फिर एडवोकेट इक्यान से आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारे साथ हमारे इंतहाई मोहतरम मेहमान शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट हमारे साथ हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये चीज़ बताता चलूँ कि हम टाइम एंड अगेन जो है वो इम्पॉर्टेंट जो लीगल टॉपिक्स होते हैं जो आम तौर पे लोगों को जिनका सामना करना पड़ता है उनके ऊपर डिस्कस करते रहते हैं। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब जो है ये SNA लॉ एसोसिएट्स के रुए रवा हैं और इस वक्त पाकिस्तान के 50 से ज़ायद शहरों में इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। अगर आप इनसे बिलमुशाफा मुलाकात करना चाहते हैं तो ये मुल्तान में मुकीम होते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर इनसे बराह रास्त रब्ता भी कर सकते हैं। मैं ये बताता चलूँ कि फैमिली केसेस और सिविल केसेस के हवाले से जो चंद एक गिने चुने नामवर वकला का एक फहरिस्त है, इसमें नुमाया तौर पे आपको शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब दिखाई देंगे। हम इनसे बाज़ औक़ात रिक्वेस्ट करके और कई दफ़ा इनसे ज़बरदस्ती टाइम सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने नाज़रीन तक ऐसी मालूमात पहुँचा सकें जो एक एक्सपर्ट ओपिनियन होती है। और मैं ये कई दफ़ा आपके साथ वीडियो में इस चीज़ का आपके साथ ज़िक्र कर चुका हूँ कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, जब आप किसी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट लॉयर से बात करते हैं तो आप समझें कि केस का जो आधा काम है वो आप मुकम्मल कर चुके हुए होते हैं। तो मैं दावत दूंगा अपने इंतहाई मोहतरम मेहमान शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब को कि आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं ये अडॉप्टेड चाइल्ड यानी ले पालक बच्चे के हवाले से है। तो मैं अपने इंतहाई मोहतरम मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। सर, वेलकम टू द शो। सर वेलकम सर। सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। सर, आज बड़े फ्रेश लग रहे हैं आप। बस जी, आपको लग रहे हैं सर? नहीं सर, वो छुट्टियां चल रही है ना आजकल तो लगता है हाँ जी, घर पे आज छुट्टियां चल रही हैं। बस एक दिन कल का ही है छुट्टियों का, फिर उसके बाद प्रॉपर काम शुरू। लेकिन हमारा तो काम छुट्टियों में भी होता है। अर्जेंट केसेस जो होते हैं ना, बेल हो गई या स्टे वगैरह हो गए, जी तो जी। वो छुट्टियों में भी काम चलता है हमारा। मतलब ऑफिस खुलते हैं हमारे। अच्छा अच्छा, वो ड्यूटी जज वगैरह मतलब अगर जी जी, वो उसमें। वही ड्यूटी जज। जी ऐसे ही है। अच्छा अच्छा। चले सर, अच्छा आज आपके साथ जो एक जिस चीज़ का हम मौजू का इंतखाब किया है ये ले पालक बच्चा यानी अडॉप्टेड चाइल्ड जो है ये उस हवाले से है। और इसमें लोगों के जो है वो मुख्तलिफ क्यूरीज वगैरह सवालात, इस तरह के खदशात भी होते हैं, कुछ सवालात होते हैं। तो सबसे पहले आप ज़रा थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि कानून के हवाले से अडॉप्टेड चाइल्ड या ले पालक बच्चा जो है वो किसको कहा जाता है? अडॉप्टेड चाइल्ड सर, आप देखते होंगे कि कुछ फैमिलीज, कुछ कपल जो होते हैं उनकी औलाद नहीं होती, जी जी। तो फिर वो समटाइम्स अपने किसी भाई का बच्चा या बहन का बच्चा या किसी फलाही इदारे से जहाँ पे जो लावारिस बच्चे होते हैं वहाँ से बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी वो बच्चा ले लेते हैं पालने के लिए एज ए अडॉप्टेड पेरेंट्स। तो वो फिर बच्चा जो है वो खुद पालते हैं उसको, और वो बच्चे की परवरिश करते हैं, उसको तालीम वगैरह दिलवाते हैं, इवन की शादियाँ भी बाद टाइम करते हैं। तो इसे अडॉप्ट करना कहते हैं कि ऐसा बच्चा जो आपका ना हो, लेकिन आप उसको किसी और से लें, किसी और उसके पेरेंट्स कोई और हों,
और आप उसको पालने और उसकी परवरिश की ज़िम्मेदारी कबूल करें या उसको लें, तो आप उसको जो है उसकी परवरिश करें। उसे कहते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड, जो आपका बच्चा नहीं है, लेकिन आपने अडॉप्ट किया और आप उसके पालने के ज़िम्मेदार हैं, उसकी परवरिश के ज़िम्मेदार हैं। अच्छा सर, तो ये अडॉप्टेड चाइल्ड जो है, इसको अडॉप्ट करने का, यानी बच्चे को, लेपालक बच्चा जो है, इसको अडॉप्ट करने का कानूनी तरीकाकार क्या है? सर इसका कानूनी अक्सर लोग जो होते हैं ना वो मिस्टेक ये करते हैं कि वो किसी भाई से, बहन से या किसी रिलेटिव से बच्चा ले लेते हैं या किसी इदारे से भी ले लेते हैं। तो वो कानूनी तरीका अडॉप्ट नहीं करते, मतलब बच्चा ले लिया ज़ुबानी तौर पे और उसको पालना शुरू कर दिया। कल को किसी भी वक़्त उनका डिस्प्यूट हो सकता है उस बहन से, उस भाई से या किसी और से। तो वो जाके 491 की पिटीशन दायर कर देते हैं बच्चे की बरामदगी कि हमारा बच्चा है, हफ़्ता पहले उन्होंने लिया था, और वहाँ पर वो मौक़िफ़ ले लेते हैं कि जी हम इसके असल पेरेंट्स हैं, तो वहाँ साबित भी हो जाता है। तो इसलिए ये बच्चा अडॉप्ट करने से पहले ना उसकी कानूनी कार्रवाई पूरी करना ज़रूरी है, मुकम्मल करना ज़रूरी होता है, ताकि आप मुस्तक़बिल के किसी मसले से बच सकें। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप बच्चे, पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि बच्चे के वालिदैन वही रहेंगे जो उसके वालिदैन हैं। शरई तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी। नादरा के रिकॉर्ड में भी आप बच्चे के वालिदैन जो है ना वल्दियत चेंज नहीं कर सकते। आप उसको अडॉप्ट करेंगे जब, तो फिर आप गार्डियन कोर्ट में केस कर सकते हैं बच्चे की गार्डियनशिप का। क्योंकि गार्डियन जो है ना वो ज़रूरी नहीं कि उसके पेरेंट्स हों, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है। तो आप उसमें सारी फैक्ट्स बताएँगे कि ये बच्चा फलाँ से बच्चा हमने अडॉप्ट किया, वो हमारे ये रिलेटिव लगते हैं और बच्चा अब हमें हमारे पास है, तो हमें इसका गार्डियन सर्टिफ़िकेट दिया जाए। क्योंकि अगर उन्होंने बैरून मुल्क भी जाना हो, फैमिली ने, अडॉप्टेड पेरेंट्स ने, बच्चे को ले जाना चाहते हो, तो उनके लिए गार्डियन सर्टिफ़िकेट ज़रूरी होगा। तो वहाँ वो उसके पेरेंट्स का बयान करवाएँ कि हाँ जी, वो वहाँ पर पेश होंगे, उनको फ्रीक बनाया जाएगा अवामुन्नास के साथ। वो वहाँ पेश होकर बयान देंगे कि जी बच्चा हमारा है और हमने इनको एज़ ए अडॉप्टेड पेरेंट्स जो है, इनको बच्चा हमने इसके हैंडओवर किया है और अब इनके इसके परवरिश के यही ज़िम्मेदार हैं। वहाँ बयान करवाने के बाद फिर वो आपको गार्डियन सर्टिफ़िकेट मिलेगा, उसकी कानूनी हैसियत होगी। बच्चे को बाहर भी किसी बैरून मुल्क भी ले जाना चाहेंगे, तो आप उस गार्डियन सर्टिफ़िकेट की बुनियाद पर ले जा सकते हैं। और कल को वो पहले जो पेरेंट्स हैं, वो भी क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो कोर्ट में बयान दे चुके होंगे कि बच्चा हमने इनको दे दिया है। कल को वो भी कोई झूठा केस नहीं कर सकते, झूठा केस करके बच्चा नहीं दे सकते होंगे। ये कानूनी तरीका होगा इसका। अच्छा सर, ये अभी इसमें आपने एक ज़िक्र किया कि वो पेरेंट्स जो है वो भी वहाँ पर आएँगे और ये गार्डियन कोर्ट के अंदर जो है ये केस जो है वो अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए किया जाता है। लेकिन अगर एक सिनेरियो सर इस तरह का बन जाए कि जिसमें जो बच्चा है उसके वालिदैन जो बैरून मुल्क मुकीम हो, उस सूरत में सर क्या होगा? बच्चे के वालिदैन बैरून मुल्क मुकीम भी हों, तो तब भी वो बज़रिया मुख्तार ख़ास किसी को पावर स्टार नहीं देंगे, एम्बेसी से तस्दीक होगी। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एम्बेसी को तस्दीक करने का इख्तियार है जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हो। तो वो तस्दीक करके किसी भी शख्स को अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर सकते हैं जो उनकी बिहाफ़ पर बयान दे। वो उसमें लिखेंगे मुख्तार ख़ास में कि हमारे खिलाफ एक गार्डियन केस चल रहा है फैमिली कोर्ट में, मुल्तान में, लाहौर में या जो भी शहर है, और उस मुकदमे की पैरवी के लिए अपनी जानब से हम अपने फलां भाई को या अजीज़ को मुख्तार ख़ास दे रहे हैं कि वो हमारी जानब से पेश हों, बयान दें और मुकदमे का फ़ैसला करवाएँ, वो इख्तियार दे सकते हैं किसी को। अच्छा सर, इसमें अडॉप्टेड चाइल्ड की जो वल्दियत है वो वही बरकरार रहेगी जो उसकी असल वल्दियत है? जी सर, वही रहेगी। इसका एक शरई हवाला बल्कि मौजूद है इस्लामी तारीख़ में। वो मैं बताता चलूँ अपने नाज़रीन के लिए कि चूँकि ये जो अडॉप्टेड चाइल्ड है ना, इसकी एक शरई हवाला मौजूद है। ये खाली ऐसे नहीं है कि लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, और बड़ा अहम हवाला है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जब शादी हुई थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो जब आई थी निकाह में, रुखसती उनकी हुई थी, तो वो अपने साथ एक बच्चा ज़ैद था, वो लेकर आई थी, गुलाम बच्चा था, क्योंकि उस दौर में गुलाम जो थे वो होते थे और वो लोग रखते थे उनको। तो वो 7 बच्चे ज़ैद को लेकर आई थी, उनसे आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसियत बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसको बेटे की तरह उन्होंने पाला था। बाद में ये हुआ कि उसके असल वालिदैन जो हैं, वो उस बच्चे को ढूँढते हुए मक्का पहुँच गए। उनको पता लग गया कि ये बच्चा जो है यहाँ पे है। तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और उन्होंने उनको बताया कि ये बच्चा डाकुओं ने छीन लिया था, उसके बाद हमें पता चला कि ये आपके पास है, तो इनफैक्ट ये हमारा बच्चा है, तो हम इसे ले जाना चाहते हैं। लेकिन वो बच्चा ज़ैद जो था, उसने उनके अपने असल वालिदैन के साथ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि परवरिश जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी उनकी, तो इसलिए उसने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया।
उस इनकार पर उसके वालिद को गुस्सा आया, उसने कहा ठीक है जी, आज से ये मेरा बेटा ही नहीं है, अगर ये मेरे साथ नहीं जाता तो। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये आपका बेटा नहीं है तो ये मेरा बच्चा है। फिर आपने उसका नाम रखा जैद बिन मोहम्मद, उसका नाम रख दिया कि मैं अपना नाम देता हूं इसको, ये मेरा बेटा होगा। लेकिन तब आयत मुबारक नाजल हुई इस पर कि जिसने जना नहीं वो बाप कैसे हो सकता है। और उसमें फिर जो है इसी इसी नुक्ते पे आयत मुबारक नाज़िल हुई थी उस वक़्त। तो उसमें फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाम उसके नाम से हटा दिया, उसका नाम ज़ैद ही रहा। और लेकिन आपकी उससे मोहब्बत फिर बढ़ गई थी, और यानी आपने ही उसको पाला-पोसा था। तो ये एक शरई हवाला मौजूद है कि वालिदैन वही रहेंगे। इवन अदरवाइज़ नादरा के रिकॉर्ड में भी ये जुर्म है। अगर कोई शख्स बच्चे का बाप नहीं है और नादरा के रिकॉर्ड, क्योंकि अक्सर ये होता है ना, बाज़ दफ़ा जो बच्चा देने वाली फैमिलीज़ होती है ना, रियल पेरेंट्स जो होते हैं, वो पैदा होते ही बच्चा हवाले कर देते हैं। उसकी एक रीज़न होती है, यानी पहले से वादा किया होता है उन्होंने, प्रेगनेंसी जब होती है तभी वादा हो जाता है। क्योंकि अब मेरे पास एक केस आया, तो उसमें जो बहन थी सगी, उसने अपने भाई क्योंकि बेऔलाद था, तो उसने अपने भाई को बच्चा देना था। तो जब उसकी प्रेगनेंसी, तभी उसने तय कर दिया था कि बच्चा जब होगा तो ये मैं आपको दूँगी। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो भाई के हवाले कर दिया गया था। वो उसकी वजह ये भी थी कि कल को जो बच्चे की माँ उसको दूध पिलाए, उसको पालेगी, तो उसकी मोहब्बत बढ़ जाएगी। तब उसके लिए देना शायद मुमकिन ना रहे भाई को भी। तो इसलिए वो पैदा होते ही बच्चा दे दिया गया था। तो अक्सर लोग ये करते हैं कि जो पैदा होते ही बच्चा लेते हैं, या चंद माह का भी होता है, तो उसकी वल्दियत में अपना नाम लिखवा देते हैं। तो ये नादरा के लॉज के तहत भी ऑफेंस है ये, कि आपने नादरा को गलत मालूमात दी है। तो लिहाजा बच्चे के पेरेंट्स वही रहेंगे। वैसे भी कल को साबित हो सकता है, डीएनए हो सकता है बच्चे का। तो इसलिए हमें गैर कानूनी चीज़ों से बचना चाहिए, ताकि फ्यूचर में मसाइल ना हो। आपके पास कानूनी रास्ता मौजूद है, आप उसके गार्डियन बन सकते हैं, कोर्ट को सारे सच्चे फैक्ट्स बताकर। तो उसमें आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो इसलिए बच्चे के वालिदैन के तौर पे अपना नाम नहीं लिखवाना चाहिए। सर, इसमें एक थोड़ा-सा एक हमारे माशरे के हवाले से एक और, या हमारे दीन के हवाले से एक और चीज़ भी ज़हन में आती है, कि जिस वक़्त कोई अडॉप्टेड चाइल्ड होता है और वो फिर बलूगत तक भी पहुँच जाए, तो उस सूरत में अगर वो लड़की या लड़का दोनों सूरतों के अंदर, तो इसमें हमारे यहाँ पे जो महरम और नामहरम का जो एक कॉन्सेप्ट है, तो उस हवाले से वो बच्चा जो होगा वो महरम की हवाले से देखा जाएगा या नामहरम के हवाले से देखा जाएगा? इकयान साहब, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। यहाँ भी एक शरई हवाला ही मौजूद है। बात यह है कि अगर तो जिस फैमिली ने बच्चा अडॉप्ट किया, उस बच्चे की उम्र 2 साल से कम है, जब उन्होंने अडॉप्ट किया, सकलिंग चाइल्ड है, तब और उस बच्चे ने उस अडॉप्टेड मदर जिसने अडॉप्ट किया है, उसका दूध पिया है कम से कम 1 दिन और 1 रात, तब वो बच्चा उस फैमिली के लिए महरम हो जाएगा। लेकिन अगर उस बच्चे ने दूध नहीं पिया, तब वो नामहरम रहेगा। और अगर बच्चा मिला ही उनको 3-4 साल का है, जो सकलिंग चाइल्ड नहीं है, तब उसने नामहरम ही रहना है उस फैमिली के लिए। मतलब वो उस फैमिली में अगर वो रिश्ता वगैरह उसने करना होगा, तो नामहरम ही कंसीडर होगा जहां भी उसने रिश्ता करना हो। तो जो शरई तौर पे महरम और नामहरम की तारीफ है, उसमें ये आएगी। यानी कि एक ही सूरत है महरम होने की, कि बच्चा जब अडॉप्ट किया जाए, उसकी उम्र 2 साल से कम हो, और उसने अडॉप्टेड मदर का कम से कम 1 दिन या 1 रात जो है दूध पिया हो, तब वो महरम होगा, अदरवाइज ना महरम हो। ठीक है। ये वैसे मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन के लिए जो है ये एक बड़ी अहम मालूमात इस हवाले से हैं, कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड के हवाले से, या जो ये लेपालक बच्चा जो उर्फ़ आम में कहा जाता है, तो उस हवाले से ये बड़ा एक अहम कानूनी नुक्ता है जो बयान फरमाया शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट ने। अच्छा, इसमें सर एक और जो मामला है इस हवाले से, वो मैं आपसे उस पे चाहूँगा कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें, कि ये जिस वक़्त अब यहाँ पे बात आ जाती है किसी प्रॉपर्टी के हवाले से, या नान नफ़क़े के हवाले से, ये तो वो जो बच्चा है वो क्या प्रॉपर्टी में, या ये नान नफ़क़े के हवाले से, मतलब उसकी क्या कानूनी हैसियत है? सर, उस पे तो हमने बराह रास्त शरीयत को फॉलो करना है। कुरान पाक में जो फैमिली मैटर्स के बुनियादी असूल है ना, या जो विरासत है, वो बयान कर दी गई है। सूरत अन-निसा कुरान पाक की है, उसमें विरासत बयान कर दी गई है, मैयत के वारिस कौन होंगे। तो ये जो अडॉप्टेड चाइल्ड है ना, इसको जो शरीयत में ये वारिस करार नहीं पाता। ये वारिस उसी का रहेगा जिसका ये बेटा है, जिसने इसको पैदा किया है। जायदाद इसने उसी से लेनी है। हाँ, जो अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं,
वो उन्होंने चूंकि पाला होता है, उनको मोहब्बत होती है, तो वो अगर उनसे ये विरासत नहीं लेगा, इसने विरासत लेनी है असल वालिदैन से। अडॉप्टेड पेरेंट्स ये कर सकते हैं, अगर उनको मोहब्बत है और उसको कुछ देना चाहते हैं, तो वो वसीयत के तौर पे 1/3 हिस्सा जायदाद का, जो कि मेरा एक लेक्चर अलग से मौजूद है, वो 1/3 हिस्सा जायदाद का दे सकते हैं अडॉप्टेड सन को, अडॉप्टेड डॉटर को, कि वो एज ए वसीयत वो उसको दे सकते हैं। अदरवाइज उनकी जायदाद में हिस्सा नहीं होगा, जायदाद से हिस्सा उसने असल वालिदैन से ही लेना है। सर ये नान नफके का भी जरा जिक्र कर दीजिएगा इसमें। नान नफके का अच्छा सवाल है आपका। नान नफके का सूरत हाल ये है कि नान नफका भी वैसे तो उसके असल वालिदैन की ही जिम्मेदारी है, लेकिन जब कोई शख्स उसको अडॉप्ट करेगा और बाकायदा तहरीरी तौर पर डॉक्यूमेंट होगा और या कोर्ट में बयान देकर अडॉप्ट करेगा, जैसे गार्डियन केस मैंने बताया है, तब नान नफके की जिम्मेदारी उस अडॉप्टेड पेरेंट्स पे आएगी, क्योंकि उन्होंने उसको उसकी परवरिश की जिम्मेदारी दी है, उसकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी दी है। तो तालीम और तरबियत परवरिश में उसके तमाम अखराजात शामिल हैं। तब वो ये नहीं कह सकते कि पाले तो इसको हम और उसके तालीमी अखराजात जो दूसरे अखराजात उसके असल वालिदैन अदा करें। वैसे तो वो असल वालिदैन में भी केस कर सकता है, लेकिन उसी तरह वो अडॉप्टेड पेरेंट्स में भी अडॉप्टेड चाइल्ड जो है ना वो केस कर सकता है। अच्छा सर, यहाँ पे जो आपने अभी ये जो इसमें जो चीज़ आपने सिनेरियो आपने मतलब शेयर किया है, इसमें एक नुक्ता जो है वो मैं आपसे चाहूँगा कि आप उसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत फरमाएं कि अगर कोई कपल जो है वो एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेता है और उसको पालना शुरू कर देता है, और उस कपल के अंदर किसी वजह से कोई घरेलू नाचाकी हो जाती है और उनमें अलहदगी हो जाती है, उस सूरत में अगर वो बच्चा उस माँ के पास है जो कि उसकी मतलब उसके लिए तो वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड ही हुआ, तो क्या वो अपने शोहर से उस बच्चे का जो है वो नान नफका जो है उसके लिए मुकदमा कायम कर सकती है? अगर पहले जो एग्रीमेंट हुआ था तो उसके शोहर के सिग्नेचर है और वो उस पर राजी था, उसे अडॉप्ट किया था, तब वो मुकदमा जो है उस पर दायर कर सकती है। अच्छा, क्योंकि एक बार जिम्मेदारी जब किसी ने ली है तो वो फिर वो जिम्मेदारी पूरी करेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो ही अडॉप्टेड फादर जो है अडॉप्टेड मदर के खिलाफ बच्चा की कस्टडी का केस भी कर सकता है, क्योंकि गार्डियन केस तो किसी पे भी हो सकता है बच्चे की गार्डियनशिप का। ठीक है। या असल वालिदैन भी इस सूरत में आ सकते हैं कि हमने तो दोनों को दिया था, आप अलग अलग हो गए हैं, तो इसलिए बच्चे का फ्यूचर है हमारे बच्चे का महफूज नहीं है, तो बच्चा हमारे वापस हमें किया जाए, तो वो एक कोर्ट में केस करके बच्चा ले सकते हैं। सर इसमें ये बताइएगा कि ये लड़का और लड़की होने की सूरत में जो अगर अडॉप्टेड चाइल्ड होगा, तो वो उस सूरत में अगर वो लड़का है तो कब तक वो खर्चा ले सकता है, और अगर वो लड़की है तो तब तक वो क्या खर्चा ले सकती है? यहाँ पर वही असूल आएगा जो कि आम बच्चे बेटा और बेटी की सूरत में आता है कि बेटे के 18 साल तक बाप जिम्मेदार है और बेटी की शादी तक बाप जिम्मेदार है। तो 18 साल के बाद खत्म हो जाएगा खर्चा उसका बाप का, और बेटी के जब तक शादी नहीं होती तब तक वो जिम्मेदार है। जब उसकी शादी हो जाएगी तब खर्चा खत्म हो जाएगा। उस शादी में ना सिर्फ नान नफका शामिल है बल्कि बेटी के शादी के अखराजात भी शामिल है। अच्छा सर, यहाँ पे ये ज़रा एक चीज़ थोड़ा सा इसके साथ एक ज़ैली नुक्ता या ज़िमनी नुक्ता ये है कि अगर जो बेटी थी उसकी अगर शादी हो जाती है तो फिर उसके बाद वो जो वालिद है वो उसके नानफ के खर्चे का जिम्मेदार नहीं होता। लेकिन उसी बच्ची को अगर कल को कोई तलाक हो जाए, अलहदगी हो जाए, डिवोर्स हो जाए, खुला हो जाए, तो उस सूरत में फिर वो खर्चा नानफ का किससे वसूल कर सकती है? ये भी सर बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। इस्लाम ने जो, हम तो कहते हैं ना औरत के हकूक कम है, इस्लाम ने औरत को मर्दों से ज़्यादा हकूक दिए हैं। अगर आप इनफैक्ट देखें तो खातून की जिम्मेदारी मर्दों पर ही रहेगी। ये तो अब वैसे खवातीन हमारी जॉब कर रही हैं या जॉब के सिलसिले में आ गई हैं, पहले ऐसा नहीं था। अगर बच्ची वालिद के वालिदैन के पास होगी तब उसके वालिद की जिम्मेदारी है, उसकी जब शादी हो जाएगी तब उसके नान नफका की जिम्मेदारी शोहर की है। अगर उसको डाइवोर्स हो जाती है तो दोबारा वालिद की या भाइयों की जिम्मेदारी आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। जी। मैं ये समझता हूँ कि सर आपने आज बड़ी इसी हासिल किस्म की गुफ्तगू जो है वो इस लेपालक बच्चे के हवाले से जो हमारा मौजू था, इसको बड़े उम्दा तरीके से जो है वो आपने बयान फरमाया है। मैं अपने नाजरीन से ये चीज़ शेयर करते हुए भी मतलब एक खुशी ये महसूस करता हूँ कि हमारे साथ जो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट मौजूद हैं। ये हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ये हमें टाइम देते हैं, और मैं अपने नाजरीन के हवाले से ये एक गुड लक ये समझता हूँ उसमें, या खुशकिस्मती के हवाले से ये समझता हूँ कि एक ऐसी एक्सपर्ट, प्रोफेशनल और कम्पिटेंट ओपिनियन
जो आम तौर पे लोगों की उस तरह दस्तरस में नहीं होती, तो इस यूट्यूब चैनल के हवाले से हम अपने नाजरीन तक ऐसे जो बारीक कानूनी नुकात हैं उनके ऊपर जो है इसको मौजू बना के जो गुफ्तगू करते हैं, वो आपके आने वाले वक्त में किसी भी वक्त में किसी भी हवाले से जो है आपसे या आपसे मुंसलिक जो लोग हैं उनके लिए ये चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसके साथ इजाज़त लेने से पहले मैं इस चीज़ का एक दफ़ा फिर आपसे ज़िक्र करता चलूँ कि शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब इस वक्त S&A लॉ एसोसिएट्स के रूए रवा हैं, जिनकी इस वक्त पाकिस्तान में 50 से ज़ायद शहरों के अंदर इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं, जहाँ पर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप इनसे बिलमुशाफा मुलाकात करना चाहें तो ये मुल्तान में मुकीम है और स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये जो नंबर दिए गए हैं स्क्रीन के ऊपर, ये इनके व्हाट्सएप पे भी मौजूद हैं, तो लिहाजा आप इनसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त लेना चाहूँगा और पहले इजाज़त लेने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने इंतहाई काबिल एहतराम हमारे दोस्त, हमारे रहबर, हमारे मोहसिन शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल स्टेट कोर्ट से, कि उन्होंने हमें ये वक्त दिया। सर मैं बहुत सर शुक्रगुजार हूँ और थैंक यू वेरी मच कि आपने ये टाइम अपने कीमती वक्त से निकाला हमारे नाजरीन के लिए। वेलकम सर, वेलकम सर, थैंक यू। नाजरीन, आपका इस मौजू से अगर कोई रिलेटेड ऐसा सवाल, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवालात भी पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप इस वीडियो के हवाले से नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करें, ताकि इस वीडियो को मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कौन से ऐसे कानूनी नुकात हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनका इजहार करें, ताकि उसके लिए भी हम एक अलहदा से वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर पाएँ, जो आपकी दिलचस्पी के हों, आपकी किसी ज़रूरत के हवाले से हों। उसमें हम एक मरतबा फिर इनको रिक्वेस्ट करेंगे और इनको बाकायदा उस मौजू के ऊपर एक बाकायदा इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए, ताकि आपके एक सवाल से हो सकता है बहुत सारे लोगों का ऐसा भला हो जो उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना गिरदोनवा का और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।